फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 15। ये साइंस 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 15 है। इसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसा कि आप चैप्टर के नाम से जान सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो फूड रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उनको इम्प्रूव करना। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है वाई। अब आप क्या सोचते हैं कि क्यों पड़ी होगी? क्योंकि जैसा जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग हमको उसको फीड करने की ज़रूरत है। अभी आप जानते हैं कि चाइना पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, और इंडिया भी जल्दी ही ये फर्स्ट को रैंक को पा लेगा, और ये अपनी जो पॉपुलेशन गैप है उसको कवर कर रहा है। जितनी जल्दी से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है आप देख सकते हैं। तो वी गेट फूड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है हमें फूड? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है जैसे हम जो फार्मिंग करते हैं। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि मेन जो खाना इसका आता है वो हमारी जो फार्मिंग होती है उससे आता है। और दूसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग है कि जैसे हम ना गायों को पालते हैं, मुर्गियों को पालते हैं, उनके अंडों के लिए, दूध के लिए, उनकी मीट के लिए, वो होता है एनिमल हस्बेंड्री। और उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से, मतलब एक ऐसे तरीके से पालना कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो और हमारे को हेल्प कर सके खाने में, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मीट और उसके पर्पज़ से जैसे हम खाते हैं, तो एक एथिक्स के अकॉर्डिंग हमें ना सभी जो एनिमल्स हैं उनको जीने देने का हक देना चाहिए। बाकी और यूज़ के लिए कर सकते हैं, और मैं आपको बताती हूँ आगे वाले टॉपिक्स में क्या यूज़ कर सकते हैं। करंट इंडिया पॉपुलेशन तो आपको पता होगा कि कितनी है, 137.26 करोड़ में है अपनी जो पॉपुलेशन है। अब हमें उसी के लिए अपनी जो क्रॉप्स हैं यानी एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक होता है जो हमारा एनिमल हस्बेंड के थ्रू हम पालन कर रहे थे अपने पशुओं का, वो ही है लिव स्टॉक। अब इसके लिए क्या क्या शुरू हुए थे रिवॉल्यूशन, मतलब क्या क्या क्रांतियाँ शुरू हुई? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है हमने क्रॉप में बढ़ोतरी की। उसके फादर थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इसके फादर थे, जो कि है क्रॉप का इंक्रीज़ करना। इसके बाद आया वाइट रिवॉल्यूशन, जिसके फादर हैं वर्गीस कुरियन, और इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया था। और ऐसे ही ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप नाम से एनिमल प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। अगर आप इनके एनिमल प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो ऐसे ही किए, और हमारे जो भी खाने की, फूड की इम्प्रूवमेंट है वो हमने लाई। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं? अब हमने ना जितनी जगह थी वो बढ़ा ली। अब हम देखा कि साइंटिफिक थोड़ा सा ना जो मैनेजमेंट है उसको सही कर दें तो काफ़ी कुछ बढ़ सकता है, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। ये टर्म है मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें ये आता है कि हम फार्मिंग करें प्लस एनिमल को बहुत अच्छे से रखें, लाइव स्टॉक को बढ़ाएं। ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि दो क्रॉप को एक साथ एक समय पे एक जगह पे लगाएं और कुछ पैटर्न में लगाएं, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब कि जैसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, अब मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया मिक्स्ड क्रॉपिंग, वो अलग होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम दो फसलों को एक साथ लगाते हैं एक ही टाइम पे। और इंटीग्रेटेड में ऐसा आ सकता है जैसे कि हम पहले अपने ही खेत में वीट लगाएं, फिर उसके बाद दूसरी लगाएं, फिर तीसरी लगाएं। तो ऐसे भी इनसे क्या होता है कि जो हमारे मिनरल हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ होता है, मिनरल अपने आप बन जाते हैं दोबारा, और साथ ही साथ क्योंकि टाइम देने के साथ वो बन जाते हैं, और साथ ही साथ ये हमारी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग, तो इस चैप्टर में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे।
सबसे पहला आता है फूड। हम जो फूड खाते हैं एज अ ह्यूमन, तो हम क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट में वीट, राइस, मेज़ यानी गेहूँ, चावल और मेज़, और भी हैं इसके एग्जांपल्स। प्रोटीन में हम ग्राम यानी चना, पिजन पी यानी अरहर की दाल, लेंटिल्स मतलब वो जो रेड वाली दाल होती है ना वो, और इसके बाद आता है फैट में हम मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर, ग्राउंडनट, सीसम, ये सारे जो ऑयल्स हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम खाते हैं क्या? हरी सब्जियाँ एज़ यूजुअल, और फ्रूट्स खाते हैं जो कि होते हैं हमारे मिनरल और विटामिन के लिए। बॉर्नवीटा भी पी लेते हैं, है ना? नहीं, वो सब इन्हीं से बना होता है मेनली, तो वो विटामिन हमको ऐसे मिलते हैं। वी नीड फॉडर। अब हम चारा तो हम खाते नहीं हैं, तो चारा किस लिए? चारा हम जो एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे थे, लाइव स्टॉक की बात कर रहे थे, ये हमारे उन्हीं पशुओं के लिए है चारा। तो एग्रीकल्चर हमारा अच्छा हो, इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए टेम्परेचर, मतलब जैसे मान के चलो कि एकदम गर्मी पड़ गई तो हमारी फसल झुलस सकती है, या बहुत ठंडा हो गया तो भी फसल ख़राब हो जाएगी। जैसे बहुत से फ्रेंड्स जुड़े होंगे अपने गांव वगैरह से, तो वो जानते होंगे इनके काफ़ी अच्छे से। और क्लाइमेट, जैसे कहीं सूखा पड़ गया या फिर कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। फोटो पीरियड होता है कि जैसे एक दिन में कुछ पीरियड रहता है जिसमें जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसे कई सारे पीरियड चाहिए रहते हैं। प्लांट प्रोड्यूसेस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हम आते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप यानी ये जो है खरीफ सीज़न में लगेगी, वो क्या होता है? जून से लेके अक्टूबर का जो महीना होता है, जैसा कि अभी जो चल रहा है जुलाई चल रहा है, तो इससे पहले जून से लेके अक्टूबर का तो जो महीना होता है वो ज़्यादातर आपको पता है ये रेनी सीज़न होता है। तो ये सीज़न चाहिए होता है जिस फसल को, तो वो सीज़न कहलाता है खरीफ सीज़न, और जो क्रॉप इसमें उगती है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसमें आता है पैडी यानी चावल, सोयाबीन, पिजन पी अरहर की दाल, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम यानी मूंग की दाल, और ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द की दाल, जिससे आपके डोसे बनते हैं। अब आता है रबी क्रॉप, मतलब कोई रबी भाई साहब नहीं है, उनकी क्रॉप नहीं है ये है रबी सीज़न चलने वाली क्रॉप, यानी नवंबर से अप्रैल तक का महीना। अक्टूबर के बाद नवंबर लगेगा, फिर हम ये लगाएंगे, तो इसको चाहिए विंटर सीज़न। इसमें आता है हमारे गेहूँ, चना और मटर, सरसों और लिनसी। ठीक है, हमने क्या किया? 25% क्या बढ़ाया? लैंड बढ़ाई। जिस लैंड पे हम कर रहे थे उससे 25% बढ़ाई। अब ये कैसे बढ़ाएंगे? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की कटाई हुई, या फिर ऐसे ही कोई बंजर ज़मीन पड़ी थी और उसको यूज़ किया, तो कुछ तो सही यूज़ हुआ, तो और कुछ मतलब जैसे फॉरेस्ट काट करा तो वो गलत है थोड़ा। तो 25% हमने लैंड बढ़ाई, उससे पता है हमें कितना फ़ायदा हुआ? 4%, मतलब 4 गुना हो गया जो हमारा फूड होता था उसका। ठीक है, ये कब तक की बात है? 1960 से लेकर 2004, मतलब आप में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ये चल रहा था। हाउ इट इंक्रीज्ड, अब कैसे बढ़ा होगा? क्या सोचते हो दोस्तों? सिर्फ लैंड से नहीं, इसमें कुछ और भी चीज़ें की गई थी। चॉइस ऑफ सीड्स, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। चॉइस ऑफ सीड मतलब सबसे पहले सीड ढूंढे गए, देखे कि टूटे फूटे सीड तो नहीं है, फिर जो हमने प्लांट लगाए उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांटों के न्यूट्रिशन, हाँ ऐसा ही होता है, उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग, हार्वेस्ट क्रॉप फ्रॉम लॉस, मतलब हमने जो अपनी मेहनत से उगाई थी उसको काटने के बाद उसकी सुरक्षा की। जैसे जिस उसमें रख रहे हैं हम स्टोर हाउस में, उसको अच्छे से मैनेज किया, उनको चूहों से और भी फंगस वगैरह लगने से बचाया, या टेम्परेचर मेंटेन किया। इसी वजह से हम क्रॉप को इम्प्रूव कर पाए। तो इसके लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो उसमें हम क्या कराते हैं? ब्रीडिंग क्या होता है कि जैसे 2 प्लांट लिए और उन प्लांट को हमने क्रॉस कराया, मतलब 2 प्लांट डिफरेंट प्लांट, जब स्पीशीज़ के लेवल पर डिफरेंट हो जाते हैं तब।
आपने यदि मेरा पहले क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा क्या स्पीशीज़ है, क्या जीनस हैं, और उसको आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। तो उससे क्या होगा, हम ये ब्रीडिंग कराए हैं, उससे क्या होगा, उससे होगा रेजिस्टेंस टू डिजीज़, मतलब कि प्लांट में डिजीज़ हो जाती है उससे रेजिस्टेंस मिलेगा। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्वालिटी क्रॉप और हाई यील्ड। अब हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है ये हाइब्रिडाइजेशन? जैसे ब्रीडिंग है उसी को एक साइंटिफिक टर्म है हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। वैसे तो सभी प्लांट डिसिमिलर ही हैं, मतलब सेम स्पीशीज़ का होते हुए, लेकिन उस और ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। जैसे कि इंट्रा वेराइटल, मतलब स्पीशीज़ के लेवल पे सब स्पीशीज़ के लेवल पे अलग अलग वैरायटी हो गई। फिर इंटर स्पेसिफिक, तो इसमें क्या होता है, स्पीशीज़ के लेवल पर अलग अलग स्पीशीज़ कर दी हमने। और इंटर जेनेरिक, ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन सह सकते हैं क्रॉप के लिए ये यूज़फुल है। मतलब कि हमने जो हाइब्रिडाइजेशन इतनी मेहनत करी उसका क्या मतलब निकला कि जो क्लाइमेट कंडीशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ये कुछ हद तक इसको सह पाएंगे, ठीक है। हायर यील्ड होगी तो जो क्रॉप पर एकड़ है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब कि जैसे गेहूँ है काफ़ी अच्छा उसमें फाइबर होगा, जैसे मतलब मैं गेहूँ का एग्जांपल ले रही हूँ। तो और इसके अलावा बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या होता है ये बायोटिक रेजिस्टेंस? मतलब ये कि कोई भी बैक्टीरिया, फंगाई, इनसे जो इन्फेक्शन हो रहा था वो उसको रोकेगा। और एबायोटिक रेजिस्टेंस में वही आपका आता है क्लाइमेट के जो वेरिएशन थे उसको सह पाएगा थोड़ा अच्छे से। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ज़्यादा फोटो पीरियड ले रहे थे तो अब कम लेंगे। वाइड एडेप्टेबिलिटी, मतलब कि काफ़ी अच्छे रेंज को सह पाएगा टेम्परेचर की। जैसे कि बहुत जल्द थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा और पेड़ ख़राब होने लगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा चेंज हुआ ज़्यादा के लेवल पे तो भी सह पाएगा। डिज़ायर्ड एग्रोनिक कैरेक्टर, इसमें क्या है, टॉल ब्रांच्ड, हमको क्या चाहिए होता है, फॉडर, मतलब कि ना कुछ कैरेक्टर हमको अपनी पसंद के चाहिए होते हैं। जैसे चारे के केस में देखे जाएँ तो हमें लंबे लंबे और ब्रांच वाले चाहिए होते हैं, और बीट के केसेस में देखे जाएँ तो हमको शॉर्ट चाहिए होते हैं। तो हमको मन चाहे अपने कैरेक्टरिस्टिक पा सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये सब हैं हाइब्रिडाइजेशन की क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हमारा दूसरा वो आता है पॉइंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहला होता है क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब कम पैसा खर्च करेंगे, लो हमारी इनपुट होगी तो जो आउटपुट होगा वो भी लो होने के चांसेस हैं। अगर आउटपुट हाई होगा, जैसे कि हम थोड़े सही फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन भी हाई होगी। हम अपने जो स्टोरेज हैं उसमें ज़्यादा अच्छे से क्या खर्च करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसी का पहला पॉइंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट में भी हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो न्यूट्रिएंट, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। एयर से क्या मिलता है, CO। क्या है CO? कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से मिलता है H, जैसा कि आप जानते हैं H2O होता है। सॉइल, अब जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल, उससे मिलते हैं हमें कुछ एलिमेंट्स। उनको डिवाइड किया गया है दो टर्म में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो हैं जो हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं N यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में है आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, तो इसको मैंने ना आपको याद करने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, हो सकता है आपको पसंद आए। वो है NP कक्का से मांगा, फिर फेकू मंजन। कौन सा मंजन मांगा? NP कक्का से मांगा फेकू मंजन। मुँह को, मतलब मौ को आप मुँह मान सकते हैं। कल
मतलब मुंह को धोना है कल, वो माइक पे बोलना है ना जी उसको, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन आपको थोड़ा याद करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। इसके बाद आता है कि इसी पॉइंट में अब हम क्या, ये न्यूट्रिएंट हो गए, अब ये न्यूट्रिएंट कैसे दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं मैन्योर के रूप में और फर्टिलाइज़र के रूप में। अब क्या होता है ये मैन्योर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जो प्लांट की पत्तियां हैं वो गिर गई, हमारी जो गाय माता का शुद्ध गोबर है वो गिर गया और काफ़ी सारे जैसे चारा वारा ये सब, और इसमें ही क्या करते हैं हम इसको सड़ाते हैं, अच्छे से सड़ाते हैं तो इनमें न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। वैसे नॉर्मली इसमें कम न्यूट्रिएंट होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ जो सड़ाते जाते हैं, डिकम्पोज होता जाता है, न्यूट्रिएंट बढ़ते जाते हैं। तो इसी में मैं लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि गाय माता का शुद्ध गोबर, प्लांट वेस्ट और वही अपना पत्ती, फूल पत्ती टूटी हुई, और इसका होता है डिकम्पोजिशन। ये होता है अपना नॉर्मल मैन्योर। इसमें अपने दो फ़ायदे हैं। क्या, एक तो हमारी सॉइल को बढ़िया न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, और दूसरा हमारा जो वेस्ट था, हमारी गाय माता का जो गोबर शुद्ध था, वो जो वेस्ट था उसको हम ढंग से मैनेज कर पाएंगे। ऐसे ही फेंक दिया तो हो सकता है वो, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ऐसे ही वाटर में डाल दिया तो वाटर पोल्यूशन कर सकता है, और भी है। तो पोल्यूशन नहीं, मतलब उस मरीन लाइफ को एकदम के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, और अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो दो फ़ायदे हो गए हमारे, है ना। इसके बाद ये जो मैन्योर है ये क्या हेल्प करता है, ये ना क्या करता है, जो सैंडी सॉइल होती है, मतलब कि रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी कि पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। और क्ले सॉइल है, थोड़ी गीली सी मिट्टी होती है ना, उसमें अगर ये मिल जाए तो क्या करता है, ये वाटर ड्रेनेज, मतलब पानी को निकालता है। अब गीली मिट्टी है तो पानी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अगर ऐसे बढ़ा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये क्या करता है, वाटर जो लॉगिंग होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा रहने की शक्ति होती है उसको थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैन्योर का पूरा। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ये क्या होता है, जो हमने वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट लिया उसको डिकम्पोज कराया तो उसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग। अगर उसमें हमने डाल दिए चाउमीन नहीं, केचुए हैं चाउमीन जैसे दिखते हैं ना, जो वो डाल दिए तो हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। इससे क्या हुआ कि हमारी जो प्रोसेस है सड़ने की वो बढ़ जाएगी और जल्दी से हमें हमारा प्यारा सा मैन्योर मिल जाएगा। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि हमने क्या किया, पेड़ उगाए और फिर उस पर हल चला दिया, तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। इसमें हम सन हेम्प गौर को उगाते हैं और फिर क्या करते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं, तो हमारे ये ग्रीन मैन्योर। अब दूसरा पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हम फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। यही मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो यही प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देते हैं, पर हम इसका लगातार यूज़ करते रहें तो ये हमारी सॉइल को इनफर्टाइल यानी बंजर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे? ये पीएच को डिसबैलेंस कर देते हैं और पीएच डिसबैलेंस होने के कारण जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं और वो जो हमारी ऑर्गेनिक जो मैटर है वो दोबारा बनने में दिक्कत होती है, और वो नहीं बनेगा तो सॉइल धीरे धीरे हम और यूज़ करेंगे और ऐसे सॉइल बंजर हो जाएगी। अब अगर एक्सेस यूज़ करें और हमने फिर एक्सेस इरिगेशन कर दी, यानी कि पानी डाल दिया बहुत सारा, तो वो बह के कहाँ जाएगा, हमारे वाटर को, और वाटर को पॉल्यूट करेगा। इसके बाद आता है जो पॉइंट है वो है इरिगेशन। पहला हो गया न्यूट्रिएंट, दूसरा है इरिगेशन। अब इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, मतलब वाटर का यूज़ करना जो होता है वो कैसे करते हैं हम। इंडिया में क्या होता है, हम ना वर्षा ऋतु देवता पे डिपेंड करते हैं मोस्टली। तो क्या होता है, कुछ कुछ जगह अब रेन पे डिपेंड कर रहे हैं, कभी बारिश हो गई तो सही है, नहीं हुई तो मतलब फसल ख़राब हो जाती है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है अगर सूखा पड़ जाए तो एग्रीकल्चर एरिया को फिर हमने सोचा कि बढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा तो बचेगी, जैसे इतना सारा बनाने लगेंगे तो कुछ तो और बचेगा। लेकिन हमने इरिगेशन का दूसरा रास्ता निकाला कि अब चलो सिर्फ ऊपर के पानी से नहीं, थोड़ा सा हम इधर उधर से लेते हैं। तो हमने जैसे कि क्या क्या किया वो आगे वाले पॉइंट्स में है। तो उसका एग्जांपल है ट्यूबवेल। तो आप देख सकते हैं कि इरिगेशन के लिए हमने क्या खोदे, वेल खोदे।
अगर मैंने वेल खोदे तो ये दो तरीके के हो गए, यानी डग वेल और ट्यूब वेल। डग वेल ऐसे कि नॉर्मल आपने जो कुएँ देखे हैं वैसे पानी खींचो और डालो। ट्यूब वेल में क्या होता है, पंप लगा होता है जिससे वो खुद ही पानी ऊपर निकलता है। कैनाल में क्या करते हैं, एक रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर जैसे तालाब वाला, नहर वगैरह, उससे कनेक्ट होती है अपनी एक लाइन, पाइपलाइन, वो फिर डिवाइड हो जाती है और अलग ये रामू के, श्यामू के और सब तीनों के खेत में चली जाती हैं। इसके बाद आता है रिवर। रिवर में जैसे किसी के नदी, जो एक नदी है, नदी के पास है उसका खेत, तो वो क्या करेगा, नदी से डायरेक्ट ले लेगा। तो इसमें क्या है, ऐसे में हो सकता है कि कभी रिजर्वायर सूख गया, तीनों को बंटवारा हो रहा है तो गड़बड़ दिक्कत हो सकती है, तो इसमें और अच्छे से आ जाएगा, यानी कि खुद का ही हो गया इनका। फिर इसके बाद आता है टैंक। टैंक में क्या करते हैं कि जैसे रिवर से जो पाइपलाइन है उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए एक टैंक रख देते हैं, जैसे अपना घर में पानी की टंकी रखते हैं वैसे ही। और इसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब क्या करते थे कि जो रेन वाटर है उसको ऐसे लेते थे कि उसका यूज़ कर सकें। तो ये होता है हमारा इरिगेशन वाला पॉइंट। इसके बाद आता है क्रॉप पैटर्न। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जैसे मिक्स्ड क्रॉप होती है। मिक्स्ड क्रॉप का मतलब ये है कि एक समय पे दो तरीके की जो मतलब खेती है वो करना एक ही लैंड पे, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप। तो उसमें एग्जांपल लिखा है मैंने वीट और चने की एक साथ ही, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में हम डेफिनेट क्या कर देते हैं, पैटर्न कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे ये ऊपर वाली रो है हमारी, जो ऊपर वाली रो जो है ब्लू लाइन वाली, मान के चलो कि ये है सोयाबीन की, तो नीचे वाली मेज़ की हो गई, फिर सोयाबीन, फिर मेज़। ऐसे जो क्रॉपिंग करते हैं मतलब वही होगा मिक्स क्रॉपिंग जैसा ही, सेम टाइम, सेम लैंड, डिफरेंट क्रॉप पर डेफिनेट पैटर्न, तो इसको बोलेंगे इंटरक्रॉप। देन हमारा एक पॉइंट है क्रॉप रोटेशन, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन। जो हमने अभी तक किया मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉप, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब ऐसे इनके जो डिफरेंट टाइप हैं उनको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो क्रॉप को है इसको प्री प्लान्ड वे में उगाएंगे, जिससे हम अच्छे से न्यूट्रिएंट को जो है यूज़ कर पाएँ और हमारी जो सॉइल है वो उसकी भी प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हम प्रोटेक्ट किससे करना होता है, तो एज़ यू नो कि उसमें होते हैं खरपतवार, यानी कि जो वीड्स हैं, जो ऐसे प्लांट हैं जो हम नहीं चाहते और उगाए हैं, अनवांटेड प्लांट इन आवर लैंड, तो हमको उनको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड दिस, वीड which produce, they use space, food and compete with our natural जो हमने उगाई थी वो वाली फसल के साथ। तो इसके एग्जांपल हैं ज़ैंथियम, जिसको बोलते हैं घुकुरु, प्यारा सा घुकुरु, पार्थेनियम यानी गाजर घास, साइपरनस रोटेंडस, मोथा। यदि आप गांव से जुड़े हुए होंगे तो ये सब टर्म आपने अपनी मम्मी पापा के मुँह जुबानी सुने होंगे। अब दूसरा आता है पेड़ से बच लिए। अब आते हैं हमारे टिड्डी दल, यानी कि इंसेक्ट, जिनको पेस्ट भी बोलते हैं। ये किस तरीके से करते हैं, ये 3 तरीके से करते हैं। या तो ये खाते खाते क्या कर देंगे, हमारी रूट को कट कर देंगे, हमारे स्टेम को कट कर देंगे, या हमारे लीफ को कट कर देंगे जो हमारे प्लांट हमने उगाए थे उनके। या फिर ये क्या करेंगे, जो सेल है उसमें अपना मुंह डालेंगे और उसके जो सैप है उसको सक कर लेंगे। सेल सैप क्या होता है कि वैक्यूल में जो भरा रहता है वो इतनी मेहनत से भरता है, जो हमारी सेल्स है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उनको ये पी जाएंगे। या फिर ये क्या करेंगे, स्टेम को छेद करेंगे, स्टेम का कुछ पीने लगेंगे, जो भी उसका न्यूट्रिशन होगा। या फिर जो फ्रूट इतनी मेहनत से बना है उसका रस निचोड़ लेंगे। तो क्या होगा, आपका फ्रूट पहले ऐसा होता अब ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा ना ख़राब क्वालिटी। तो ये हमारा टिड्डी दल करेगा। जैसे कि आप आजकल सुन रहे होंगे मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश सभी जगह आ रहा है, तो इसलिए हमें अपनी फसलों को उनसे बचाने की ज़रूरत। इसके अलावा एक और चीज़ है डिजीज़। अब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई हमारे प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं। हाँ, सच में हमारा जैसे कोरोना वायरस ऐसे उनके भी वायरसेस होते हैं। वी गिव, क्या हम दे सकते हैं, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में ही आता है इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड,
और फंगीसाइड। अब ये क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट और साइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाले, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने वाले, साइड मतलब साइडल एक टर्म है, मतलब एक ये दो वर्ड से मिलके बना है। साइड मतलब होता है एक साइड का मीनिंग होता है मारना, तो पेस्टिसाइड पेस्ट को मारना, हर्बिसाइड हर्ब यानी हमारी जो वीट थी उनको मारना, फंगीसाइड यानी फंगस को मारना। और एक्सेस यूज़ हम इसका करेंगे तो क्या दिक्कत होगी? ये करेंगे पॉल्यूशन, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें नहीं है तो ये करेंगी पॉल्यूशन, पानी में मिल गई तो पत्ते धोए फिर, या फिर हमारे किसी भी ह्यूमन ने, हमारे भाई बंधु ने खा लिए ऐसे ही बिना करें तो उसको अंदर जा सकती है, उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। और जो हमारे किसान भाई होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं हमारे, वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। कैसे? जब ये स्प्रे कर रहे होते हैं तो हो सकता है उनकी नाक में चली जाए, और ये काफ़ी डेंजरस प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके बॉडी पर एक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने उगा ली, अब हम करेंगे इसको स्टोर करेंगे और स्टोर करके अच्छे से रखेंगे। हम क्या करेंगे? क्रॉप को पहले से केयर करेंगे, मतलब निकालने के बाद केयर करेंगे। कैसे? कि उसको थोड़ा छानबीन फटक के, धूप सुखा के और शेड में रख के फिर उसको ले आएंगे। या और दूसरा हम करेंगे हमारी प्लेस की साफ़ सफाई, कि जैसे कोई गंदगी ना हो और टेम्परेचर उसका कंट्रोल रहे, तो इससे हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम ना फंगस लगने से, रोडेंट्स यानी चूहों के खाने से भी बचा सकते हैं, और हमें बचाना ही चाहिए। इसके बाद हमने अपना क्रॉप वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है।